हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी बीए कर रहे हो और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट ले रखा है आपने, तो आप सभी के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। और इस वीडियो में हम हिंदी लिटरेचर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम्स तो आपके बहुत करीब हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? एक सेकेंड, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो हमारा उत्तर है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने हिंदी साहित्य में लिखा है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास कौन है? ये हिंदी साहित्य के एक महान लेखक हैं। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य में क्या लिखा है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी भी जाति की श्रेष्ठ भावनाएं उसके धार्मिक विश्वासों में रहती हैं। मतलब कोई भी जो समुदाय होता है या कोई भी एक विशेष वर्ग होता है, उसकी जो श्रेष्ठतम भावनाएं होती हैं उसके धार्मिक विश्वासों में ही रहती हैं। सामान्यतः हम यही देखते हैं। इसलिए वह साहित्य जो धर्म की होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जो धर्म की ठोस आधार भूमि को लेकर चलता है, उस जाति का श्रेष्ठ व अमर साहित्य है। अर्थात जो भी साहित्य अपने धर्म की ठोस आधार भूमि को लेकर, अपने जो उनकी रचनाएं हैं उसमें अपने धर्म रूपी ठोस आधार भूमि लेकर चलता है, वो उस जाति अथवा वर्ग अथवा समुदाय उसका श्रेष्ठ और अमर साहित्य कहलाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति युग का साहित्य हमारी जाति की श्रेष्ठ धार्मिक भावनाओं को लेकर चलता है। जो हिंदी साहित्य है इसमें जो भक्ति युग का जो साहित्य है, भक्ति युग का जो काल है, इसको हमारी जाति की इस काल में जो भी रचनाएं हुई हैं वो हमारी जाति की श्रेष्ठ धार्मिक भावनाएं उसमें निहित हैं। इसलिए यह युग स्वर्ण युग कहा जाता है। यही कारण है कि भक्ति युग जो है, इसमें जितनी भी रचनाएं हुई हैं उसमें हमारी जो धार्मिक भावनाएं उनको उच्चतम स्थान प्राप्त किया गया है, उन्हें वरीयता दी गई है। इसी कारण से इस युग को स्वर्ण युग कहा गया है। आगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास का एक स्टेटमेंट है कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रस सिद्ध कवियों व महात्माओं की वाणी उनके अंतःकरण से निकल के देश के कोने कोने में फैली थी। मतलब ऐसा युग जिसमें कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे जो महान कवि हैं, इनके हृदय की वाणी निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। मतलब ऐसा साहित्य जिसमें जो हमारा समाज है, हमारे सामाजिकता को इन्होंने अपनी रचनाओं से जोड़ा था, वो साहित्य हमारा भक्ति युग है। वो साहित्य के जो इतिहास है, उसका जो काल है, वो ड्यूरेशन हमारी भक्ति युग कहलाती है, भक्ति युग के नाम से जानी जाती है। इसलिए ऐसा काल जिसमें हमारी रचनाएं हमारे सामाजिक स्थितियों से मिलती हैं और इतने महान कवि रह चुके हैं उस काल में, उसे निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। निश्चय ही उस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। अगला हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भक्त आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? पहला, युद्धों का सजीव चित्रण। मतलब इस काल में जो भी युद्ध हुए उनका सजीव चित्रण किया गया रचनाओं में। कल्पना की अधिकता, रचनाओं में कल्पनाएं अधिक की गईं और हमारी जो रचनाएं थीं उनमें राष्ट्रीयता का अभाव था। अगला क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशस्ति की गई। रासो ग्रंथ, जो हमारे रासो ग्रंथ हैं, उन्हें किस काल में लिखे गए? आदिकाल में लिखे गए। और इस काल की जो रचनाएं थीं उसमें वीर रस और श्रृंगार रस का चित्रण किया गया। अगला है प्रकृति चित्रण एवं जन संपर्क की कमी। जो प्रकृति है इसका चित्रण भी इसी काल से प्रारंभ हो गया। और जन संपर्क की कमी अर्थात लोग एक दूसरे से संपर्क बनाने में इतने अधिक उस समय विकसित नहीं हुए थे कि वे एक दूसरे से संपर्क एक अधिक मजबूत, और इस जनसंपर्कता की कमी का मतलब है कि लोग एक दूसरे से इतना अधिक नहीं मिलजुल पाते थे, इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, क्योंकि तब इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। ऐतिहासिकता का अभाव, इसमें इस काल में ऐतिहासिकता का भी अभाव था। आगे है प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों की रचना। जो काव्य थे वो प्रबंध और मुक्तक काव्य भी इस काल में
रचित हुए। इस काल में भाषा किस प्रकार थी? डिंगल और पिंगल भाषा थी। इस काल की भाषा डिंगल और पिंगल थी। ये हमारा एमसीक्यू में भी आ सकता है कि आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो किस भाषा का? डिंगल और पिंगल भाषा का। रचनाओं में संदेहात्मकता, जो रचनाएं थी इस काल की उसमें संदेहात्मकता भी अधिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अभी इसमें एक और पॉइंट है, काव्यकार कल्प का सुंदर प्रयोग। और इस काव्यकार कल्प का सुंदर प्रयोग अर्थात दोहा का प्रयोग, सोरठा का प्रयोग, त्रोटक का, तोमर का, चौपाई का, गाथा, आर्या, रोलय, छप्पय, कुंडलिया आदि, ये सब क्या है? छंद हैं। इन सब छंदों की सुंदर योजनाएं रचित अपनी रचनाओं में इन्होंने बनाई। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों की सामाजिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। जो सूफी कवि रहे हमारे इतिहास में, उनकी सामाजिक चेतनाएं कैसी थी? वे समाज को लेकर क्या विचारधारा रखते थे? तो आइए देखते हैं उत्तर में क्या लिखा है। सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। जो सूफी कवि रहे हैं उन्होंने प्रेम गाथाओं को अपनी कविता के माध्यम से क्या प्रस्तुत किया? प्रेम गाथाओं को। इससे दार्शनिक, थोड़ा सा प्रिंट नहीं हो पाया है, इससे दार्शनिक मत सिद्धांतों को पुष्ट किया गया है। जो उन्होंने प्रेम गाथाएं प्रस्तुत की थी, उसे जो प्रेम गाथाएं उन्होंने अपनी कविता में प्रस्तुत की, उससे दार्शनिक मत सिद्धांतों को भी उसकी पुष्टि की गई। इन्होंने इसे लोक और परलोक दोनों के लिए उपयोगी और उपादेय बताया। जो सूफी कवि थे उन्होंने अपनी इस कविताओं और प्रेम गाथाओं को लोक और परलोक दोनों के लिए उपयोगी बताया। इन कवियों का प्रयास यही रहा कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति को एक दूसरे के सन्निकट ला दिया जाए, अर्थात जो ये धर्म के नाम पर भेदभाव होता था इसे एक तरह से समाप्त कर दिया जाए। यद्यपि इन्होंने इस्लाम धर्म की मुख्य चेतना को ग्रहण किया, किंतु इन्होंने हिंदू के रहन सहन, रीति रिवाज और भाषा चिंतन प्रणाली और पौराणिकता को अपनाते हुए भी अपनी उदारता और सहिष्णुता का भी परिचय दिया। इन्होंने, ये किस धर्म के थे? ये पारसी धर्म के थे, लेकिन इस्लाम धर्म के थे। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिंदुओं की, जो हिंदू की रहन सहन थी, रीति रिवाज थी हिंदुओं की, जो हिंदुओं की भाषा थी, उनके चिंतन प्रणाली था और उनकी जो पौराणिकता थी, उसे भी अपनाया। उसका किसी भी तरह से उसे निष्क्रिय या फिर उसको विरोध नहीं किया। और इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि ये कितने उदार और सहिष्णु थे। और ईश्वर और जीव के विषय में विभिन्न प्रकार के इन्होंने चित्र भी प्रस्तुत किए और एकेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद का अंततः समर्थन किया। ये था सूफी कवियों की सामाजिक चेतना थी ये। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। प्रेम मार्गी काव्यधारा से आप क्या समझते हैं? प्रेम मार्गी काव्यधारा से क्या समझते हैं, देखते हैं। इन काव्यधारा के कवियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया। जो प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि थे, इन्होंने प्रेम को एक ऐसा साधन बताया जिससे कि हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे प्रेम का मार्ग साधना का मार्ग है। इनके द्वारा जो प्रेम था ये एक साधना का मार्ग था। प्रेम का संचार जब तक हृदय में नहीं होगा तब तक सच्चा प्रेम स्वरूप ईश्वर में प्रकट नहीं हो सकता। हृदय में संचरित प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। इनके द्वारा क्या बात थी कि जो प्रेम है, जब तक हमारे हृदय में ये उत्पन्न नहीं होगा तब तक सच्चा प्रेम स्वरूप ईश्वर में प्रकट नहीं हो सकता है। अगर हमने प्रेम अपने हृदय में नहीं अगर हम सच्चा प्रेम नहीं संचरित कर सके अपने हृदय में, तो फिर हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक तरह से इनका ये कहना था। आगे क्या है, हृदय से संचरित प्रेम ही सच्चा प्रेम। जो प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, सिर्फ कहने कहाने को नहीं होता है, वास्तव में वो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, वही सच्चा प्रेम कहलाता है। यही सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहा जाता है। ये देखिए आगे लिखा हुआ है, यही सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहा जाता है। आगे, इस प्रेम की स्थापना सूफी संत कवियों के द्वारा हुई। अब देखिए सूफी संत, अभी हमने सूफी संत के बारे में पढ़ा। आगे अब लिखा है कि ये जो प्रेम, सच्चा प्रेम इन्होंने बताया, इसकी स्थापना किसने की? सूफी संत कवियों ने की। इन्होंने विभिन्न प्रकार की लोक कथाओं को प्रेममय धरातल पर प्रस्तुत करके सांसारिकता और आध्यात्मिक रंग से आकर्षक और सर्वग्राह्य बनाया। क्या मतलब है इसका? कि इन्होंने जो लोक कथाएं इन्होंने विभिन्न प्रकार की रचित की, उसमें क्या किया? उसमें इन्होंने प्रेममय धरातल प्रस्तुत किया और सांसारिकता और आध्यात्मिकता का प्रयोग करके उसको आकर्षक और सर्वग्राह्य बनाया।
ये लोक प्रचलित आख्यान अत्यंत विश्वसनीय और हृदय स्पर्शी हैं। जो इनकी लोक कथाएं थीं ये अत्यधिक आख्यान विश्वसनीय थे ये आख्यान, और हृदय स्पर्शी भी थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल में काव्य की कितनी धाराएं प्रस्फुटित हुई, नामोल्लेख कीजिए। तो रीतिकाल में कितनी धाराएं आई थी? 3, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? एक सेकेंड। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो हमारा उत्तर है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवियों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और जो भी रचनाएं, जो भी किसी काल की प्रवृत्तियां हैं, ये महत्वपूर्ण जो कवि हैं युग के, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवियों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से हैं? पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, फिर प्रताप नारायण जी हैं, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी इत्यादि। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नामोल्लेख कीजिए। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और गोपाल शरण सिंह है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, बाल मुकुंद गुप्त और श्रीधर पाठक और गिरधर शर्मा। अब देखिए, इसमें भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग के कुछ कवि आपके कॉमन हो गए। देखिए, जैसे बाल मुकुंद गुप्त इधर भी हैं और इधर भी हैं, श्रीधर पाठक भी इसमें भी हैं और श्रीधर पाठक इसमें भी हैं। तो आप इन नामों को याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके भारतेंदु युग के अगर कवि आए तो भी आप इन्हीं नामों को लिखना है आपको, और द्विवेदी युग के आए तो भी आपको इन्हीं नामों को लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। चलिए हम आगे के क्वेश्चन अपने देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन ये हैं। तो हमारे अगले क्वेश्चन क्या है कि द्विवेदी युगीन कवियों के पथ प्रदर्शक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्व को प्रतिपादित कीजिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार से अपने जो युग के कवि हैं उनका पथ प्रदर्शन किया। तो द्विवेदी जी ने कविता के माध्यम से भी अपने युग का पथ प्रदर्शन किया, अर्थात इन्होंने सिर्फ गद्य के माध्यम से नहीं, पद्य के माध्यम से भी अपने युग में रचनाएं करवाई। उन्होंने अपने युग के कवियों को गद्य के माध्यम से ही नहीं, पद्य के माध्यम से भी नए विषयों को अपनाने की प्रेरणा दी। जैसा कि मैंने कहा भी, तो फलतः हिंदी कविता से रीतिकालीन विषय संकोच दूर हुआ और कई कवि तमाम नए विषयों पर कविता लिखने लगे। तो ये था द्विवेदी युग के जो कवि थे उनका पथ प्रदर्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला है, छायावाद की 5 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावाद की 5 प्रमुख प्रवृत्तियां अधोलिखित हैं। पहली क्या है? व्यक्तिक अभिव्यक्ति पर जोर। अब इस छायावाद काल में जो भी रचनाएं की गई उनमें क्या किया गया? व्यक्तिक अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया। प्रकृति चित्रण को नूतन आयाम दिया गया। अब देखिए, आदिकाल में प्रकृति चित्रण तो किया जाता था, लेकिन इसमें एक नया आयाम दिया गया, एक नए प्रकार से प्रकृति चित्रण किया जाने लगा। स्वर में वेदना का प्राधान्य किया गया। अगला है, राष्ट्रीय भावना का उफान आया। अब देखिए, आदिकाल में तो राष्ट्रीय भावना की कमी थी, राष्ट्रीयता का अभाव था, लेकिन इसमें राष्ट्रीय भावना की अधिकता हो गई। अगला है, रहस्यवाद की अभिव्यक्ति की गई। इस काल की रचना में जो रहस्यवाद है उसकी अभिव्यक्ति की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, छायावाद की चतुष्टयी का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। छायावाद की चतुष्टयी क्या है? तो छायावाद की चतुष्टयी का अर्थ छायावाद के 4 कीर्तिलव्य कवियों से माना जाता है। ये 4 कीर्तिलव्य कवि कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये 4 कीर्तिलव्य कवि हैं जिन्हें क्या कहा गया? छायावाद की चतुष्टयी कहा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रहीं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्ति पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध किया गया, यथार्थवादी दृष्टिकोण रखा गया, बौद्धिकता को प्रधानता रखी गई, अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण लाया गया। अब देखिए, अभी तक तो खाली राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न हुआ था, लेकिन इस काल से क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण उत्पन्न किया गया। धर्म और ईश्वर का विरोध किया गया। इस काल में धर्म और ईश्वर का विरोध किया गया और प्रेम के संबंध में एक स्वस्थ दृष्टि रखी गई। अगला है नारी के प्रति नूतन दृष्टि रखी गई, अर्थात नारी के प्रति सम्मान उत्पन्न किया गया। परंपरा और पुरातनता के ध्वंस की कामना की गई। जो परंपराएं हैं उनके ध्वंस की कामना की गई और शोध देश लेखन किया गया और शिल्पगत नवीनता को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रयोगवाद का जन्म किसके विरोध से हुआ। तो प्रयोगवाद का जन्म किसके विरोध से हुआ? आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जन्म छायावाद की अतिशय, अशारीरिक कल्पना, सूक्ष्मतावादी सौंदर्यबोध एवं एकांगिकता के विरोध से हुआ है। प्रयोगवाद का जन्म किससे हुआ? आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जन्म छायावाद की अतिशय, अशारीरिक कल्पना, सूक्ष्मतावादी सौंदर्यबोध एवं एकांगिकता के विरोध से हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक प्रयोगवाद के जो प्रवर्तन का सच्चा श्रेय है वो अज्ञेय जी को दिया जाता है। अज्ञेय जी को दिया जाता है। अज्ञेय जी कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका ये पूरा नाम है। ये 1 नंबर के MCQ में आ सकता है। अज्ञेय जी ने प्रयोगवादी कविताओं को जन सामान्य के सामने लाने के लिए विभिन्न सप्तकों का संपादन एवं प्रकाशन किया। अज्ञेय जी ने क्या किया? जो प्रयोगवादी कविताएं हैं उनको जन सामान्य में अर्थात सामान्य नागरिक के सामने लाने के लिए कई सप्तकों का संपादन किया। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों का नामोल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अग्रलिखित हैं। देखिए, पहले तो इन्हीं हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगले हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती तथा रघुवीर सहाय। इन्हें आप याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं हम। हमारा आगे क्या है क्वेश्चन? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि प्रवृत्तियों पर बेस्ड हैं और कवियों पर बेस्ड हैं, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये इन सभी के आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थीं, विशेषताएं क्या थीं? लघु मानव की प्रतिष्ठा, व्यक्तिकता, यथार्थोन्मुखता, आस्थावादिता, नारी का स्वस्थ रूपांकन, राजनीतिक संलग्नता। अब देखिए, अब तो इस युग से राजनीतिक संलग्नता भी आने लग गई। आगे आध्यात्मिकता का परिहास किया गया, अस्तित्ववादी दर्शन की अभिव्यक्ति रखी गई, शैली में प्रवाहमयता और लयात्मकता लाई गई, अभिव्यक्ति शक्ति में विविधता लाई गई, नूतन अप्रस्तुत विधान का प्रबंध किया गया और छंद बंध मुक्तता का भी उपयोग किया गया और देखिए गद्यात्मकता भी लाई गई। ये सब किसकी विशेषता है? नई कविता की विशेषताएं हैं ये। अगला क्वेश्चन है नवगीत का नामोल्लेख सर्वप्रथम किसने और कब किया? ये MCQ में भी आपका आ सकता है कि नवगीत का नामोल्लेख सर्वप्रथम किसने किया। तो नवगीत का नामोल्लेख सर्वप्रथम राजेंद्र प्रसाद सिंह ने सन 1958 ईस्वी में गीतांजलि में किया। किसने किया? राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 1958 में गीतांजलि में किया। किसका? नवगीत का उल्लेख किया। आगे है विद्यापति किस राजा के दरबार में थे? तो विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबार में थे। अगला है विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने और क्यों दी? तो देखते हैं, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने और क्यों दी? विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि राजा शिव सिंह ने प्रदान की, क्योंकि विद्यापति राजा शिव सिंह को यवनेश्वर से मुक्त कराने के लिए दिल्ली गए और सुल्तान को प्रसन्न कर उन्हें दिल्ली से वापस ले आए। राजा शिव सिंह जब सिंहासन पर बैठे तो प्रसन्न होकर विस्पी ग्राम विद्यापति को दान में दे दिया और अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान की। तो इसका अर्थ है कि जो राजा शिव सिंह हैं इन्हें बंदी बना लिया गया था, किसके द्वारा? सुल्तान के द्वारा। तो विद्यापति गए इन्हें वहाँ से मुक्त कराने, तो
क्योंकि विद्यापति उन्हें मुक्त कराने गए, तो फिर विद्यापति सुल्तान को प्रसन्न करके इन्हें मुक्त कराकर लाए वहाँ से, तो इसी कारण से ये उन पर प्रसन्न होकर उन्हें एक विस्पी ग्राम दिया और अभिनव जयदेव की उपाधि भी दे दी। विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं को नामोल्लेख कीजिए। तो विद्यापति के आश्रयदाता कौन से थे प्रमुख? कीर्ति सिंह, देव सिंह, शिव सिंह और विश्वास देवी। ये 4 नाम याद रखिएगा। विद्यापति के जो आश्रयदाता थे कौन कौन थे? कीर्ति सिंह, देव सिंह, शिव सिंह और विश्वास देवी। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर का वर्ण विषय क्या है? तो सूर सागर का वर्ण विषय है वो कृष्ण लीला है। सूर सागर पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो श्रीमद् भागवत का। अगला है, सूर सागर में किस भाषा तथा शैली का प्रयोग हुआ है? सूर सागर में ब्रज भाषा तथा पद शैली का प्रयोग हुआ है। सूर के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूर के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1-1 नंबर के MCQ में भी आ सकते हैं। सूर की किन रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है? तो सूर की किन रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है? सूर सारावली और साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर भक्ति काल की किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो सूर सगुण धारा की कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। आगे है, सूर की भक्ति किस प्रकार की है? तो सूर की भक्ति सख्य भाव की है। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारे आगे के क्वेश्चंस हैं। सूर सागर में कितने स्कंद हैं? भ्रमर गीत सूर सागर के किस स्कंद से संबंधित है? तो सूर सागर में टोटल कितने स्कंद हैं? सूर सागर में 12 स्कंद हैं और भ्रमर गीत सूर सागर के 10वें स्कंद से संबंधित है। अगला, सूर की रचनाओं के नाम बताइए। तो सूर की 3 ही रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। अगला क्वेश्चन है, सूर की अपनी किस रचना के कारण मतलब सूर को उनकी किस रचना के कारण अत्यधिक प्रसिद्धि मिली थी? तो सूर सागर के कारण मिली थी। किसके कारण? सूर सागर के कारण सूर को प्रसिद्धि मिली थी। तुलसीदास की कौन सी रचना विश्वविख्यात है? तो तुलसीदास का रामचरितमानस विश्वविख्यात है। और इसका कब इन्होंने इसकी रचना की थी? चैत्र शुक्ल नवमी को मंगलवार के दिन संवत 1631 में की थी। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? तो रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। कबीर भक्तिकाल की किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो कबीर निर्गुण ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि हैं। और सूरसागर किसकी रचना थी? सूरसागर सूर की रचना थी। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कबीर की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो कबीर की भी 3 ही रचनाएं थी प्रमुख, साखी, सबद और रमैनी। इन तीनों का संग्रह क्या कहलाता है? इन तीनों का संग्रह बीजक कहलाता है। और ये तीनों किसकी रचना? कबीर की रचना है। तो क्या कहेंगे? कबीर की रचनाओं के संग्रह का नाम बीजक है। अगला क्वेश्चन है, केशव किस प्रकार के कवि थे? केशव मूलतः अलंकारवादी कवि थे, रसवादी नहीं। अर्थात जो केशव थे वो अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग करते थे, रसों का प्रयोग नहीं करते थे। उनकी कविता का सिद्धांत ही अलंकार बहुलता था। अर्थात उनका जब वे रचना करते थे तो उनका यही सिद्धांत ही रहा करता था कि वे अपनी रचना में अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग करेंगे। वे बिना अलंकार के कविता को कविता ही नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि जिस कविता में अलंकार का प्रयोग ना हुआ वो कविता ही नहीं है। अलंकारवादी होने के साथ साथ वे चमत्कारवादी एवं पांडित्य प्रदर्शन के पक्षपाती थे। उनकी पुष्टि में सरलता एवं स्वाभाविकता के पूर्ण कविता निम्न कोटि की थी। वे क्लिष्टता, पांडित्य प्रदर्शन एवं चमत्कार प्रदर्शन के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उनके काव्य की सहृदयता एवं सरलता विलुप्त हो जाती है। इसी प्रवृत्ति के कारण विद्वानों ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत तक कह डाला। अब ये देखिए, ये एक विशेष स्टेटमेंट है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव जी को कहा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, केशव की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो केशव की रचनाएं क्या क्या रही हैं? केशवदास की रचनाएं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका और छंदमाला इत्यादि इनकी रचनाएं रही हैं।
आखिरी क्वेश्चन है हमारा, बिहारी की बहुज्ञता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। भक्तिकालीन कवि का मूल्य रीतिकाल में पहुँचते पहुँचते बदल गया। रीतिकालीन कवि आश्रयदाताओं के समक्ष संरक्षण हेतु उपस्थित हो गया। ऐसी स्थिति में बिहारी ने काव्य परंपरा का निर्वाह करते हुए लोक ज्ञान, इतिहास, पुराण, ज्योतिष, भूगोल, आगे देखते हैं, आगे इधर है, गणित, आयुर्वेद का परिचय दिया है। बिहारी ने अपने दोहों को मुक्त रखने के साथ साथ काव्य ज्ञान, लोक ज्ञान, इतिहास ज्ञान एवं शास्त्र आदि के ज्ञान को अपने काव्य में समायोजित किया है। इसको हम निम्न पंक्तियों में देख सकते हैं। अर्थात बिहारी ने अपनी रचनाओं में कई विषयों का प्रयोग किया, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि वे कितने बहुलता मतलब कितने विषयी कवि रहे हैं। तो इसे उदाहरण से हम देखते हैं। तो ये पंक्तियाँ क्या है? गणित ज्ञान, पहले देखते हैं गणित का प्रयोग कैसे किया उन्होंने। कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुना होत, अर्थात बिंदु रख देने से अंकों का मान 10 गुना बढ़ जाता है। ये उनकी रचना का उदाहरण दिया गया है। आगे देखते हैं ज्योतिष का, पत्रा ही तिथि पाई वे वा घर के चहुपास, नित प्रतिपूनो ही रहे आनंद ओप उजास। ये इनके दो उदाहरण हैं जिसकी किस प्रकार इन्होंने विभिन्न विषयों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। आगे के प्रश्न देखते हैं। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया था, ये किसकी उक्ति है? तो ये किसकी उक्ति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की उक्ति है। अगला है, घनानंद का संबंध रीतिकाल की किस काव्यधारा से है? तो घनानंद का संबंध रीति स्वच्छंद काव्यधारा से है। अगला, घनानंद किस सम्राट के दरबार में मीर मुंशी थे? तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। घनानंद ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी? तो निम्बार्क संप्रदाय में। अगला है, घनानंद ने प्रेम मार्ग को कैसा बताया? तो घनानंद ने बताया कि प्रेम मार्ग अत्यंत सीधा मार्ग है। अगला, घनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सुजानहित। घनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना सुजानहित है। अगला, घनानंद की कविता का वर्ण विषय क्या है? तो घनानंद की कविता का वर्ण विषय प्रेम की पीर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। तो घनानंद की काव्य कला कैसी थी? घनानंद की रचनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, लौकिक एवं भक्तिपरक रचनाएं। लौकिक रचना में कवित्व, सवैया तथा भक्तिपरक रचना में पद एवं चौपाइयों का प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाओं में ऋजु वक्र शैली और लाक्षणिक भाषा के द्वारा काव्य में जीवंतता लाई गई है। यह श्रृंगार रस के वियोग पक्ष के मार्मिक व्याख्याता हैं। घनानंद की देखिए काव्य कला किस प्रकार की है। तो घनानंद की जो काव्य कला है वो दो प्रकार की है, एक तो लौकिक है और दूसरी भक्तिपरक है। तो भक्तिपरक लौकिक रचना में उन्होंने क्या किया है? कवित्व और सवैया का प्रयोग किया गया है। और भक्तिपरक रचना में उन्होंने क्या प्रयोग किया? पद और चौपाइयों का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में ऋजु वक्र शैली और लाक्षणिक भाषा के द्वारा काव्य में जीवंतता लाई गई है। अर्थात इनका जो काव्य रहा है उसमें प्रमुख भाग क्या रहा है? ऋजु वक्र शैली रही है और लाक्षणिक भाषा रही है। और यह श्रृंगार रस के वियोग पक्ष के मार्मिक व्याख्याता हैं। इन्होंने श्रृंगार रस का एक तो संयोग पक्ष होता है और एक वियोग पक्ष होता है। तो ये किसके व्याख्याता हैं? ये वियोग पक्ष के व्याख्याता हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु को नवयुग का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? तो भारतेंदु जी का जिस समय आविर्भाव हुआ उस समय देश मध्ययुगीन पौराणिक जीवन में लिप्त तथा पतित था। नवीन ऐतिहासिक कारणों से, विशेषता नवीन शिक्षा और वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप हिंदी प्रदेश में नवयुग की अवतारणा हुई और लेखकों में विचार स्वातंत्र्य का जन्म हुआ। ये नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। इनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। भारतवासियों की परस्पर फूट, वैमनस्य और अभारतीयता इन्हें बहुत खटकती थी। क्या लिखा है कि भारतेंदु जी का जिस समय आविर्भाव हुआ उस समय देश मध्ययुगीन पौराणिक जीवन में लिप्त था। किस प्रकार के जीवन में? मध्ययुगीन पौराणिक जीवन में। नवीन ऐतिहासिक कारणों से, विशेषता नवीन शिक्षा और वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप
हिंदी प्रदेश में नवयुग की अवतारणा हुई और लेखकों में विचार स्वातंत्र्य का जन्म हुआ। नवीन ऐतिहासिक कारण थे, उस कारण नई नई शिक्षा और नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग होता था, जिस कारण हिंदी प्रदेश में नवयुग की अवतारणा हो गई और लेखकों में विचार स्वातंत्र्य का जन्म हुआ। ये नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, ये नवयुग के अग्रदूत थे और इन्होंने हिंदी साहित्य में आधुनिकता ही लाई। इन्हीं है वो जिन्होंने हिंदी साहित्य में आधुनिकता लाई। ये जन्मदाता कहलाते हैं हिंदी साहित्य में आधुनिकता के। इनकी रचनाएं जो थीं वो देश प्रेम से ओतप्रोत थी। क्यों ऐसा? क्योंकि जो भारतवासी थे उनमें परस्पर फूट था, उनमें वैमनस्य था और उनके अंदर अभारतीयता थी। वे अपनी एकता को वरीयता नहीं देते थे, जो इन्हें बहुत ज़्यादा खटकती थी। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया। जो भारतेंदु जी थे, इन्होंने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया। साहित्य क्षेत्र की समस्त पुरानी एवं नई विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को सर्वांगपूर्ण बनाया। इन्होंने लगभग 72 छोटे बड़े ग्रंथों का प्रणयन करके हिंदी को समृद्ध बनाया। अर्थात इनका हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे देखते हैं। हमारे आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम। प्रसाद को किस काव्य कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? जयशंकर प्रसाद जी को उनकी किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? तो प्रसाद जी को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, प्रसाद की रचना कामायनी में कितने सर्ग हैं? इसके प्रथम एवं अंतिम सर्ग का नाम बताइए। तो प्रसाद की कृत कामायनी में टोटल 15 सर्ग हैं और इसके प्रथम सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो चिंता से प्रारंभ होकर आनंद पे समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, आपके पाठ्यक्रम में कामायनी का कौन सा सर्ग संकलित है? तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में कौन सा सर्ग है इनका श्रद्धा सर्ग संकलित किया गया है। किस आलोचक ने पंत को सुंदर का कवि माना है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने पंत जी पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि पंत जी सुंदर के ही कवि हैं, यद्यपि उनका सुंदर शिवम एवं सत्यम से दूर नहीं है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, पंत जी को किस कृति पर तथा कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो पंत जी को कला और बूढ़ा चांद नामक कृति पर सन 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पंत जी की कौन कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो हमारे पाठ्यक्रम में अर्थात आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी संकलित है? तो पंत जी की 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। वो कौन कौन सी है? मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि या धरती कितना देती है। ये 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला प्रश्न है, पंत जी का कौन सा महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य है? तो पंत जी का लोकायतन महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य है। यह महाकाव्य सन 1964 में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा करुणा और वेदना कवित्री हैं। उनके दुख ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उनके लिए दुख ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उनका काव्य प्रेम विरह की सूक्ष्म एवं मार्मिक अनुभूतियों का काव्य कहा जाता है, इसलिए लोग उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बीन हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो ये किसकी कविता है? ये महादेवी वर्मा जी की कविता है। इस कविता में महादेवी वर्मा ने अद्वैत भावना का प्रस्फुटन कर अज्ञात प्रियतम के साथ भावात्मक संबंध स्थापित किया है। कवित्री कहती हैं कि मैं तुम्हारी बीन भी हूँ और उसमें से निकलने वाली रागिनी भी मैं ही हूँ। अगला प्रश्न, अज्ञेय को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो अज्ञेय को उनकी कृति आंगन के पार द्वार पर सन 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञेय को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तो आंगन के पाल द्वार पर मिला था, लेकिन उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार मिला, इस रचना पर मिला था। और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 में मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में मिला। आगे के प्रश्न देखते हैं। हमारे आगे के प्रश्न ये रहे। तो अज्ञेय की 5 प्रयोगवादी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो अज्ञेय की 5 प्रयोगवादी रचनाएं कौन कौन सी रही हैं? इत्तलम, जो कि सन 1946 में रचित हुई। हरी घास पर छड़ भर, ये 1949 में। अगली बावरा अहेरी सन 1954 में। आंगन के पाल द्वार 1961 में। और कितनी नावों में कितनी बार 1967 में। ये इनकी 5 प्रयोगवादी रचनाएं थीं। अज्ञेय जी की उस रचना का नाम बताइए जिस पर उन्होंने काव्य एवं उपन्यास दोनों लिखा है। तो अज्ञेय जी की नदी के द्वीप रचना है, इस पर इन्होंने काव्य भी लिखा है और उपन्यास भी लिखा है। अगला प्रश्न, नदी के द्वीप कविता में नदी किसका प्रतीक है? नदी के द्वीप कविता में नदी को समाज अथवा सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक माना गया है। अज्ञेय जी द्वारा वत्सल निधि की स्थापना कैसे की गई? अज्ञेय जी ने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से मिली धनराशि का उपयोग वत्सल निधि की स्थापना हेतु किया, अर्थात उन्हें जो भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से धनराशि मिली उसे उन्होंने किस में लगाया? वत्सल निधि में लगाया। मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मुक्तिबोध का जन्म सन 1917 में ग्वालियर के एक कस्बे में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्तिबोध का पूरा नाम बताइए। तो मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इसी तरह अज्ञेय जी का भी पूरा नाम आपको याद रखना है, वो भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो उनका पूरा नाम क्या है? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न क्या है? मुक्तिबोध की काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। तो इनके काव्य की 2 प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? एक तो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थी और दूसरा आत्मसंघर्ष की भावना का चित्रण किया गया था इनकी रचना में। मुक्तिबोध की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो मुक्तिबोध की जो विचार आते हैं और भूल गलती, ये कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला प्रश्न, नागार्जुन का पूरा नाम लिखिए। तो नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है। अगला है, नागार्जुन की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? देख रहे हैं आप ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो फिक्स है आना। नागार्जुन की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? अकाल और उसके बाद और बादल को घिरते देखा है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की कविता संग्रहों के नाम लिखिए। तो नागार्जुन की कौन कौन सी कविताएं हैं? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, चंदना, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, पका है या कटहल, अपने खेत में, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन प्रगतिशील कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। नागार्जुन के काव्य में जहाँ एक ओर प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों का विस्तार है, वहीं दूसरी ओर प्रयोग एवं परंपरा के प्रति आदर भावना या रुझान भी है। उनकी मूलवर्ती चेतना प्रगतिशील या प्रगतिकामी है, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का पुट होने के कारण, आगे देखते हैं, आगे अगले में है पुट होने के कारण विकास क्रम विस्तृत है। जनवादी या साम्यवादी विचारधारा का आदर देने के कारण नागार्जुन के काव्य में हमें उसकी निश्चित एवं अत्यंत सूक्ष्म गहन अभिव्यक्ति मिलती है। काव्य में जीवन के जीवंत रूप या शाश्वत जीवन मूल्यों का समावेश हुआ है। जन कल्याण की भावना ने उनमें व्यथा, विरोध तथा आक्रोश को लगातार पल्लवित करने का प्रण ठान लिया। तभी एक सात्विक क्रांति स्वर उनके काव्य में उमड़ पड़ा। अर्थात जो इनकी जो रचनाएं थी उनमें किस तरह की अभिव्यक्ति मिली है? तो उसमें निश्चित अत्यंत सूक्ष्म गहन अभिव्यक्ति मिली है।
नागार्जुन के काव्यों में शाश्वत जीवन मूल्यों का समावेश है और उनमें उनकी रचनाओं में जन कल्याण, क्योंकि उनमें जन कल्याण की भावना थी, तो इस कारण से उनमें व्यथा, विरोध और आक्रोश लगातार लगातार उत्पन्न होता गया है और उन्होंने इस सब का विरोध करने का प्रण कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। बादल को घिरते देखा है, कविता का भावार्थ बताइए। तो इस कविता का क्या भावार्थ है? बादल को घिरते देखा है कविता नागार्जुन कवि के कविता संग्रह युगधारा से संकलित है। इसमें कवि ने बादल व प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। ये किस कविता संग्रह से लिया गया? ये युगधारा से लिया गया और ये इसके कवि कौन है? नागार्जुन कवि हैं। अगला है, इसमें कवि ने बादल व प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। इस कविता में बादल की प्रकृति के बारे में कवि का अपना चिंतन है। यह बादल कालिदास के मेघदूत हैं जो विरही के पास संदेश लेकर जाते हैं। इन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी मृग की बेचैनी बर्फीली घाटियों में क्रंदन करते चकवा चकवी और किन्नर किन्नरियों के काल्पनिक चित्रण को बादल के साथ संबद्ध कर प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता कल्पना की दृष्टि से कालिदास एवं निराला की काव्य परंपरा के सारथी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अकाल और उसके बाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो प्रगतिशील चेतना का कवि उन सामयिक स्थितियों से कदापि अनभिज्ञ नहीं रह सकता जो जन सामान्य को कष्ट प्रदान कर व्यथित कर देती है। नागार्जुन एक ऐसे ही प्रगतिशील चेतना के कवि हैं जिन्होंने अपने समसामयिक विषम पीड़ादायक स्थितियों का चित्रण किया है। अकाल तो अत्यधिक कष्टदायक होता है जिसका प्रभाव मानव पर ही नहीं पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। अकाल और उसके बाद नामक प्रस्तुत कविता की रचना बंगाल के अकाल पर की गई है। तो ये जो इनकी रचना है ये किस घटना पर बेस्ड है? बंगाल के अकाल पर। इस कविता में तत्कालीन स्थिति का यथार्थ एवं संवेदनापूर्ण चित्रण किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि नागार्जुन कवि ऐसे थे जिनमें जन सामान्य को लेकर अत्यधिक उनके अंदर विरोध था कि इनके साथ जो भी बुरा बर्ताव हो रहा है या इनकी जो भी पीड़ाएं हैं उसका विरोध उनके हृदय में था और वे उसको समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे कि जन सामान्य की स्थितियां कैसी हैं। तो उनके ये ऐसे कवि थे जिन्होंने जब बंगाल के अकाल की घटना इन्होंने देखी तो उसका किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ा, उसका इन्होंने अपनी रचना में व्याख्या किया कि जो अकाल है वो मात्र मानव पर नहीं, मनुष्य पर ही नहीं, जीव जंतुओं पशु पक्षियों पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। यही इन्होंने अपनी इस कविता अकाल और उसके बाद पर, अपनी इस रचना अकाल और उसके बाद में इसका वर्णन किया है। आगे देखते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती के निबंध संग्रहों के नामोल्लेख कीजिए। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय और पश्यंती। अगला, डॉक्टर धर्मवीर भारती के सभी काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती के सभी काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीतवर्ष। ये डॉक्टर धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती के कहानी संग्रहों का नाम उल्लेख कीजिए। तो इनकी 3 कहानियाँ कौन कौन सी? चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान और मुर्दों का गांव। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्मवीर भारती की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो धर्मवीर भारती की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में है? बुआई का गीत, कविता की मौत। ये फर्स्ट सेमेस्टर में संकलित है। बुआई का गीत कविता का भावार्थ क्या है? बुआई की गीत कविता में कवि का आशय है कि हे बादल तुम वर्षा करो जिससे हमारी फसल अच्छी हो। फसल अच्छी होने पर ही हम अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह कर सकेंगे। हमारे जीवन का आधार खेती ही है। अर्थात इस कविता में क्या कहा गया है कि कवि ने बादलों से कहा है कि हे बादल तुम वर्षा करो, क्योंकि यदि तुम बरसोगे तभी हमारी फसलें अच्छी होंगी और हमारी फसल अच्छी होंगी तो हम अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हम उन्हें अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। हमारे भोजन का आधार ही खेती पर निर्भर है।
हमारा जो जीवन है ये इस खेती पर ही निर्भर है। यदि यह खेती अच्छी हुई, इसकी फसल अच्छी हुई, तभी हमारा जीवन भी अच्छा होगा। हमारे तीज त्योहार आदि तभी अच्छे लगते हैं जब हमारी फसल सोने के समान लहराती है। अर्थात जब जब इनकी फसलें जब हमारी फसलें अच्छी होंगी, कवि का क्या आशय है कि जब हमारी फसलें अच्छी होंगी तभी तो हम त्यौहार अच्छे से मनाएंगे, तभी हमारे पास धन अच्छे आएंगे और हमें ये सारे त्यौहार तभी अच्छे लगेंगे। अगला प्रश्न आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है। रक्षाबंधन, तीज आदि त्योहार खुशी से भर जाते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसान का जीवन कृषि पर निर्भर है, और कृषि किस पर निर्भर है? कृषि वर्षा पर निर्भर है। कविता की मौत कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। तो कविता की मौत का क्या अर्थ है? कविता की मौत में क्या भाव है? कविता की मौत में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि का क्या आशय है? तो कविता की मौत का भाव यह है कि कवि कहता है कि कविता अभी मरी नहीं है। कविता अभी मरी नहीं है। अगर मर गई है तो जीवन के सारे सौंदर्य मर जाएंगे। अगर कविता मर गई तो जीवन के जितने भी सौंदर्य हैं वो सभी मर जाएंगे। इसलिए कविता जिंदा है। उसमें कुछ बीमारियां आ गई हैं, उसमें कुछ रुकावटें आ गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है। वो बस कुछ समय के लिए रुक गई है, लेकिन कविता फिर उठेगी एक नई उमंग व उत्साह लेकर। कवि कहना चाहते हैं कि जो कविता है वो अगर उसका अंत हो गया तो हमारे जीवन के जितने भी सौंदर्य हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कविता कभी मर नहीं सकती। हाँ, उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ अल्पकाल के लिए वो रुक सकती है, लेकिन वो फिर से आएगी और एक नई उमंग और उत्साह के साथ आएगी। अगला प्रश्न है, धूमिल का पूरा नाम बताइए। धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। अगला प्रश्न, धूमिल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो धूमिल का जन्म 9 नवंबर सन 1936 ईस्वी को वाराणसी के खेवली ग्राम में हुआ था। अगला है, धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किस रचना पर मिला? तो धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? सन 1979 ईस्वी में कल सुनना मुझे संग्रह पर मिला था। आगे देखते हैं, शोध को परिभाषित कीजिए। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि शोध को परिभाषित कीजिए। तो आचार्य विमल मोहन वर्मा के अनुसार शोध क्या है? शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं, उसकी तर्क सम्मत व्याख्या भी है। अर्थात शोध का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम नए नए तथ्यों की खोज कर लेते हैं, नहीं, बल्कि उस जो नए तथ्य हम जिनकी खोज करते हैं उनकी तर्क सम्मत व्याख्या भी उसके लिए उतनी ही आवश्यक है। बिना उसकी तर्क सम्मत व्याख्या के शोध अधूरा है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार अनेकता में एकता की सिद्धि का ही सत्य है। इसी का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार। अतः शोध का यह रूप सत्य की उपलब्धि अथवा आत्मा के साक्षात्कार के अधिक से अधिक निकट है। ये थे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे। इसके बाद में हम थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए एक नई वीडियो बनाएंगे हम। आज के लिए बस इतना ही था। कैसा लगा आप सभी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और खूब मज़े से पढ़ाई करिए, अच्छे से पेपर दे के आइए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही।